पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है उसने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में 293 सीटों में से बीजेपी इस समय 198 सीटों पर आगे चल रही है और 8 सीटें जीत भी चुकी है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिसे कभी बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक दीवार माना जाता था, उसके लिए ये झटका बहुत बड़ा है। सच कहें तो कुछ महीने पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बंगाल में ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जहां दीदी का गढ़ इतनी तेजी से दरकता नजर आएगा। लेकिन अब जो हो रहा है वो सिर्फ एक चुनावी बढ़त नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ता हुआ बड़ा राजनीतिक बदलाव दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने ये कैसे कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस बंगाल में खेला होबे का नारा गूंजता था वहां अब कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जवाब सिर्फ एक रैली, एक नेता या फिर एक मुद्दे में नहीं है। इसके पीछे कई साल की रणनीति, संगठन, सांस्कृतिक समझ, बूथ लेवल प्लानिंग और बेहद सोची समझी राजनीतिक इंजीनियरिंग काम कर रही थी। बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पहचानी। उसे बंगाल में अक्सर बाहरी पार्टी कहा जाता था। 2021 के चुनाव में यही नैरेटिव तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हथियार बना था। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल की संस्कृति से दूर और बाहरी ताकत के रूप में पेश किया था। बीजेपी ने इस बार ये तय किया कि वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। इसलिए पार्टी ने बंगाल को सिर्फ राजनीतिक मैदान नहीं बल्कि सांस्कृतिक जमीन की तरह समझना शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ कमल मेला मॉडल। ये कोई सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। बीजेपी ने इसे बंगाल के गांवों, कस्बों और शहरों में सामाजिक उत्सव की तरह फैलाया। मेलों, सांस्कृतिक आयोजनों, स्थानीय कार्यक्रमों, लोकगीतों, धार्मिक आयोजनों और सामाजिक भागीदारी के जरिए पार्टी ने लोगों को सीधे जोड़ा। यानी बीजेपी सिर्फ वोट मांगने नहीं गई बल्कि लोगों की सामाजिक जिंदगी का हिस्सा बनने लगी। जहां पहले बीजेपी का मतलब सिर्फ चुनावी भाषण था, वहीं अब पार्टी स्थानीय उत्सवों और जन भागीदारी के जरिए घर घर पहुंचने लगी। इसके बाद बीजेपी ने बंगाल की सबसे लोकप्रिय भावनाओं में से एक फुटबॉल को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। बंगाल में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है। बीजेपी ने इसे समझा और राज्य भर में फुटबॉल टूर्नामेंट्स, युवा कार्यक्रम और खेल आयोजनों की शुरुआत की। इसका मकसद साफ था, युवाओं तक पहुंचना। राजनीति से दूर रहने वाले युवा भी इन आयोजनों के जरिए बीजेपी के नेटवर्क से जुड़ने लगे। ये सिर्फ खेल आयोजन नहीं थे बल्कि राजनीतिक संपर्क का एक नया मॉडल थे। इससे पार्टी ने पहली बार बंगाल के युवा वोटर के बीच एक दोस्ताना और स्थानीय छवि बनाई। लेकिन बीजेपी की असली ताकत सिर्फ बड़े कार्यक्रमों में नहीं बल्कि उसकी सूक्ष्म रणनीति यानी माइक्रो मैनेजमेंट में थी। पार्टी ने चुनाव को सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों पर नहीं छोड़ा। सुनील बंसल और अमित शाह की चुनावी टीम ने बंगाल में बूथ स्तर पर ऐसी मशीन तैयार की जिसने हर सीट पर अलग रणनीति बनाई। करीब 1,65,000 से ज्यादा घर घर बैठकें आयोजित की गईं और ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि बीजेपी ने चुनाव को टीवी डिबेट से निकालकर सीधे लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंचाया। हर बूथ पर छोटे समूह, व्हाट्सएप नेटवर्क्स, पन्ना प्रमुख मॉडल और स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई। मतलब हर वोटर की पहचान, उसकी प्राथमिकता और उसकी नाराजगी तक को समझा गया। यही बीजेपी की चुनावी मशीनरी का सबसे मजबूत पक्ष बना। बीजेपी ने इस बार बंगाल में सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति पर भरोसा नहीं किया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। पार्टी ने समझ लिया था कि बंगाल में सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण से नहीं जीता जा सकता है। इसलिए उसने तृणमूल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, स्कूल भर्ती घोटाला, आरजी कर केस और स्थानीय असंतोष को बड़ा मुद्दा बनाया। स्कूल भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों ने तृणमूल की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। बीजेपी ने इन मुद्दों को बूथ स्तर तक पहुंचाया। गांव-गांव जाकर ये संदेश दिया गया कि ये सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है बल्कि व्यवस्था बदलने का मौका है। इस रणनीति ने उन वोटरों को भी प्रभावित किया जो वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ नहीं थे लेकिन बदलाव चाहते थे। महिलाओं पर खास फोकस भी बीजेपी की बड़ी रणनीति रही। पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा, सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर चुनाव व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया। मातृशक्ति भरोसा जैसे अभियानों के जरिए बीजेपी ने महिलाओं को सीधे टारगेट किया। इसी तरह युवाओं के लिए रोजगार अवसर और बदलाव की बात कही गई। यानी बीजेपी ने सिर्फ वैचारिक वोट बैंक नहीं बनाया बल्कि जरूरत आधारित वोट बैंक तैयार किया। उम्मीदवार चयन में भी बीजेपी ने इस बार बहुत सोच समझकर कदम उठाया है। पिछले चुनावों में कई जगह बाहरी या फिर कम जुड़े चेहरों की आलोचना हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी ने स्थानीय चेहरों, डॉक्टरों, वकीलों, खिलाड़ियों, कलाकारों और सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों को मैदान में उतारा। इससे बंगालियों के बीच ये संदेश गया कि बीजेपी सिर्फ दिल्ली से नियंत्रित एक पार्टी नहीं है बल्कि बंगाल के लोगों को नेतृत्व देने वाली पार्टी भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत को फिर से केंद्र में लाना भी बीजेपी की बड़ी रणनीति थी। बीजेपी ने बंगाल को ये याद दिलाया कि जनसंघ की वैचारिक जड़ें इसी बंगाल की धरती से निकली थी।
इससे पार्टी ने खुद को बाहरी के बजाय बंगाल की ऐतिहासिक रणनीति धारा का हिस्सा दिखाने की कोशिश की। ये प्रतीकात्मक राजनीति थी, लेकिन असरदार रही। फिर आया नैरेटिव का सबसे बड़ा खेल। तृणमूल का नारा था खेला होवे, लेकिन बीजेपी ने इसे मनोवैज्ञानिक रूप से पलट दिया। उसने लोगों के मन में ये भरोसा पैदा किया कि ममता बनर्जी को हराना संभव है। चुनाव सिर्फ वोट से नहीं, धारणा से भी जीते जाते हैं। बीजेपी ने यही धारणा बदल दी। बाजते चाएं बीजेपी ताएं जैसे नारों ने बदलाव की मानसिकता को मजबूत किया। जब जनता को लगने लगता है कि सत्ता बदल सकती है, तब चुनावी हवा भी बदल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां भी इस रणनीति का हिस्सा थीं, लेकिन वो अकेला कारण नहीं थी। असली काम जमीन पर संगठन कर रहा था। मोदी ने राष्ट्रीय नेतृत्व दिया, शाह ने चुनावी ढांचा दिया, लेकिन बूथ कार्यकर्ताओं ने उसे वोट में बदला। बीजेपी ने बंगाल में 3 मोर्चों पर लड़ाई जीती। पहला, उसने खुद को बंगाल की संस्कृति के करीब दिखाया। दूसरा, उसने ममता सरकार के खिलाफ असंतोष को मजबूत राजनीतिक दिशा दी। और तीसरा, उसने बूथ स्तर पर ऐसी चुनावी मशीन बनाई जिसने हर वोटर तक पहुंच बनाई। यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति में जो तस्वीर दिख रही है, वो सिर्फ सीटों की बढ़त नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक युग परिवर्तन का संकेत लग रही है। जिस बंगाल को ममता बनर्जी का अभेद किला माना जाता था, वहां बीजेपी ने ईंट दर ईंट अपनी जमीन बनाई और अब वही जमीन उसे ऐतिहासिक जीत की तरफ ले जाती दिख रही है। बंगाल में ये सिर्फ चुनाव नहीं, रणनीति, धैर्य और संगठन की सबसे बड़ी परीक्षा थी और फिलहाल बीजेपी इस परीक्षा में बहुत आगे नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।